हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ वुजी सूट क्लैन का भाई शिवा मास्टर जियांग उन सभी सोर्ड्स को फिक्स करने के लिए 10 दिन का टाइम देकर वहां से चला गया था, तो वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट टॉम की सभी सोर्ड्स सीधा आकर एंसेस्टर ज़ू के कदमों में गिर गई थी, जो देखकर 8 माउंटेन एंड सी रियलम के सभी कल्टीवेटर्स एंसेस्टर ज़ू को अपना मास्टर समझते हुए उनके सामने झुक गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे वो सभी डिसेबल कल्टीवेटर्स एंसेस्टर ज़ू के सामने झुककर उनसे शिकायत करते हुए कहते हैं, मास्टर आपके जाने के बाद आपके डिसेबल टियानजोंग ने बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए सोर्ड मास्टर रियलम को अचीव कर लिया, जिसके बाद वो खुद अकेले ही पूरे 8 माउंटेन एंड सी रियलम को कंट्रोल करने लगा, जिसकी वजह से हमारे जैसे छोटे क्लैंस की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। इवन हम जैसे छोटे क्लैंस के लोगों के पास वुजी सोर्ड क्लैन को ज्वाइन करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं बची, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा ना करें तो वुजी सोर्ड क्लैन ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी पूरी फैमिली को ही वहीं पे डिस्ट्रॉय करवा देता है। इसलिए मजबूरन हमें वुजी सोर्ड क्लैन का कहा मानना पड़ता है। और ये कहकर उनमें से एक कल्टीवेटर एंसेस्टर ज़ू के सामने झुकते हुए कहता है, हम यहाँ पे इस एंशिएंट सोर्ड टॉम की रक्षा भी वुजी सोर्ड क्लैन के कहने पर ही कर रहे थे, क्योंकि वुजी सोर्ड क्लैन के सोर्ड मास्टर को शक है कि इस एंशिएंट सोर्ड टॉम के अंदर एक इमोर्टल सोर्ड मौजूद है, जिससे वो किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। और वुजी सोर्ड क्लैन ने हमसे कहा था कि अगर हम में से कोई भी उस इमोर्टल सोर्ड को ढूंढ लेता है तो उसे डायरेक्ट टियानजोंग पैलेस तक जाने का मौका मिलेगा, पर हम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए हम लोग अभी तक भी उस इमोर्टल सोर्ड को नहीं पहचान पाए। और ये बात बताने के लिए मैं वुजी सोर्ड टावर में मास्टर टियानजोंग से इस बारे में पूछने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन वहां तक जाने के लिए भी हमारा पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कहकर वहाँ पे उनमें से एक डिसेबल खड़े होते हुए कहता है, पर मेरी पावर तो इतनी ही है कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ उड़ रहे इस बैट को ही मार पाऊंगा। उस डिसेबल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर बनने को रोको वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से उन सभी के ऊपर अपनी फायर से हमला कर देता है। और अपनी फायर में उन सभी को जलाने के बाद वो गुस्से से उन सभी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक बैट कहने की? तुम एक बैट होगे, तुम्हारी पूरी फैमिली बैट होगी। मैं एक डेवल हूँ जिसे डीमन किंग के नाम से जाना जाता है। अब बताओ क्या अब भी तुम लोग मुझे मार पाओगे? डीमन किंग नाम सुनकर उन सभी डिसेबल कल्टीवेटर्स को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, जो देखकर बनने को वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से उन लोगों को बताता है। और ये मेरे बॉस हैं, जिनका नाम ज़ू यंग है, जो कि टियान इंसेक्ट के एंसेस्टर हैं, ना कि कोई तुम्हारे बेकार से सोर्ड मास्टर। बनने को की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल कल्टीवेटर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन तभी उनमें से एक डिसेबल कल्टीवेटर बनने को से कहता है, तुम्हें हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर ये जियान के अलावा कोई भी एक साथ इतनी सारी इमोर्टल सोर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारी मास्टर ये जियान ही है। वहीं एंसेस्टर ज़ू भी अब वहाँ पे उन सभी की ये बक सुनकर थक चुके थे, इसलिए वो वहाँ से पलटते हुए वापस जाने लगते हैं, जो देखकर उन डिसेबल कल्टीवेटर्स को लगता है कि शायद एंसेस्टर ज़ू उनके पास आ रहे हैं। इसलिए उनमें से एक डिसेबल आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, सोर्ड मास्टर आपको मेरे ऊपर थोड़ा रहम दिखाना ही होगा। आप चाहें तो आप मेरे साथ प्राइवेट में भी बात कर सकते हैं, मैं आपके सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। उस डिसेबल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर वहाँ पे बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ मास्टर हम आपके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन एंसेस्टर ज़ू उन सभी को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं बर्नी क्रो भी अब उनकी ये बक सुनकर बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, इसलिए वो गुस्से से चलाते हुए उन सभी कल्टीवेटर से कहता है, क्या तुम लोग बहरे हो या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही? जिसपे उनमें से एक डिसेबल कल्टीवेटर एक बार फिर से आगे आते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, मास्टर आपको हमें कुछ भी नहीं बताना तो ना बताइए, पर क्या आप अपनी इमोर्टल सोर्स में से एक दो सोर्स मुझे भी दे सकते हैं? अगर ये इमोर्टल सोर्स हमें मिल गई तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिसपे एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे रुकते हुए कोल्ड टोन में उन सभी से कहते हैं, तुम लोग अभी इन सोर्स को उठाने के काबिल नहीं हो। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ से उड़ते हुए अपने डिसेबल्स के साथ साउथ की तरफ निकल गए थे। और वहाँ पे उन लोगों को इस तरह से उड़ते हुए देखकर वो सभी डिसेबल कल्टीवेटर्स तो और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। और वो सभी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू से इंप्रेस होते हुए कहते हैं, हमारे सोर्ड मास्टर तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो तो इमोर्टल्स के भी इमोर्टल्स कहलवाने के लायक है। और तुम लोगों ने देखा उनका ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल था। मुझे डर है कि अगर वो यहाँ पे अपना ऑरा रिलीज कर देते तो हम सभी यहाँ पे एक ही झटके में मारे जाते। सोर्ड मास्टर ये जियान बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हम लोग अभी उन्हें इमोर्टल सोर्ड्स को उठाने के काबिल ही नहीं है। और ये कहकर वो सभी डिसेबल कल्टीवेटर्स वहाँ पे बहुत ही जोश भरी लहजे में कहते हैं, हम सभी अब से बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक दिन हम लोग भी उस इमोर्टल सोर्ड को उठा पाए। लेकिन तभी अचानक उन सभी को याद आता है कि उस एंशिएंट सोर्ड के अंदर तो कोई सोर्ड बची ही नहीं है। और ये याद आते ही वो सभी वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे हंसते हुए कहती है, ओ तो फाइनली इन्हें इस बात का एहसास हो ही गया। उसके बाद हमें एक बार फिर से जियांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर जियांग अभी भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसी स्पिरिट फॉर्मेशन पूल के अंदर उन सोर्ड्स को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ की कहानी मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। इस पूरे 8 माउंटेन एंड सी रियलम के ऊपर वुजी सोर्ड क्लैन का कब्जा है, और वुजी सोर्ड क्लैन का सोर्ड मास्टर किसी भी हालत में एक इमोर्टल सोर्ड को हासिल करना चाहता है, लेकिन एक इमोर्टल सोर्ड को हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। इसलिए उसने एंशिएंट सोर्ड टॉम की रक्षा करने के लिए अपने लोगों को भेजा हुआ था, ताकि उसे वहाँ पे इमोर्टल सोर्ड हासिल करने का कोई मौका मिल सके। लेकिन जब बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी उसे वो इमोर्टल सोर्ड नहीं मिलती, तो वो अपने एंसेस्टर्स की यूज की हुई ब्रोकन इमोर्टल सोर्ड्स को ही वापस से फिक्स करवाने के बारे में सोचता है। और ये काम वो मास्टर जियांग से करवा रहा था, लेकिन इमोर्टल सोर्ड्स को दोबारा फिक्स करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, इसलिए मास्टर जियांग बार बार इसमें नाकाम हो रहे थे। मुझे उम्मीद है अब आप सभी को 8 माउंटेन एंड सी रियलम की ये सारी कहानी समझ आ गई होगी। तो चलिए अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ मास्टर जियांग उन सोर्ड्स को फिक्स करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे थे। लेकिन तभी उस स्पिरिट फॉर्मेशन पूल के अंदर एक ब्लास्ट होता है, और इसी के साथ मास्टर जियांग वहाँ पे एक बार फिर से इसमें नाकाम
हो गए थे। तभी मास्टर जियांग की बेटी भी भागकर अपने पिता के पास आते हुए उन्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे मास्टर जियांग उन सोर्स को फिक्स करने में नाकाम होते जा रहे थे, वैसे वैसे ही वो टाइम के साथ साथ अंदर से टूटते जा रहे थे। और आज तो वो इतना टूट चुके थे कि वो सैड होते हुए खुद से ही कहते हैं, ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ और मैंने सिर्फ अपनी वजह से अपनी पूरी फैमिली को खतरे में डाल दिया है। पर मैं भी क्या करूँ, मैं इतनी ज्यादा मेहनत के बावजूद भी बार बार इसमें नाकाम ही हो रहा हूँ। और अगर 10 दिन के अंदर मैं इन सोर्स को फिक्स नहीं कर पाया तो वूजी सूट क्लैन हमारी पूरी जियांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसपे यूलेन अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहती है, फादर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इन सोर्स को किसी न किसी तरीके से फिक्स करना ही होगा। और मुझे लगता है इन सोर्स को फिक्स करने के लिए अब बस एक ही रास्ता बचा है। अगर हम रेयर फोर्जिंग स्पिरिचुअल मटेरियल्स को हासिल कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग आसानी से इमोर्टल सोर्स को दोबारा फिक्स कर लेंगे। इवन ये कि हम स्पिरिचुअल मटेरियल्स की मदद से एक नई इमोर्टल सोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अपनी बेटी यूलेन की ये बात सुनकर मास्टर जियांग भी थोड़ा चौंकते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारा मतलब है वो रियल स्पिरिचुअल ड्रैगन स्टोन? जिसपे यूलेन भी सीरियस होते हुए कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो लोग यहाँ पे एक बात नहीं जानते थे कि उस स्पिरिचुअल ड्रैगन स्टोन को हासिल करने के लिए वूजी सोर्ड क्लैन का मास्टर ऑलरेडी साउथ की तरफ माइनिंग करवा रहा था। उसके बाद हम एसएस टाजू और उनके डिसेबल्स को देखते हैं जो कि साउथ की तरफ बढ़ रहे थे। और एसएस टाजू को इस तरह से साउथ की तरफ बढ़ते हुए देखकर बनने को सोचते हुए अपने मन में कहता है, बॉस यहाँ पे साउथ की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या वहाँ पे कुछ खास है? पर अगर बॉस खुद वहाँ जा रहे हैं तो जरूर वहाँ पे कुछ खास ही होगा। वहीं एसएस टाजू भी सोचते हुए अपने मन में कहते हैं, मुझे साउथ की तरफ किसी बहुत ही ज्यादा खास टायर की एनर्जी महसूस हो रही है, मुझे लगता है मुझे वहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। वहीं बर्निंग क्रो खुश होते हुए कहता है, अगर सच में वहाँ पे कोई टायर हुआ तो वाकई वहाँ पे मजा आ जाएगा। जिस पे एसएस टाजू कोल्ड टोन में उसे आवाज देते हुए अपने पास बुलाते हैं और उसके बाद वो तीनों वहाँ पे एक बार फिर से उड़ते हुए साउथ की तरफ बढ़ गए थे, जहाँ पे साउथ में एक खास जगह पर माइनिंग चल रही थी। और वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स को माइनिंग करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग ये काम मजबूरी में कर रहे हैं। और तभी उनमें से एक डिसेबल जो कि लगातार वहाँ पे एक ही जगह पे खोदे जा रहा था, अचानक ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे उस डिसेबल की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो देखकर वहाँ पे काम कर रहे बाकी सभी डिसेबल्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक डिसेबल डरते हुए कहता है, एक और ब्लास्ट हो गया, अब तक इन ब्लास्ट की वजह से हमारे हजारों साथी मारे जा चुके हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम सभी लोग भी यहीं पे मारे जाएंगे। और ये कहकर वो डिसेबल वहीं पे अपना काम छोड़ते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो डिसेबल वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी उनके ऊपर खड़ा हुआ गार्ड कल्टीवेटर पीछे से ही उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर देता है। जो देखकर बाकी सभी डिसेबल्स डर के मारे वहीं पे रुक गए थे। जो देखकर वो गार्ड कल्टीवेटर गुस्से से उन सभी को धमकाते हुए कहता है, तुम सभी गौर से मेरी बात को सुनो, जब तक हम लोगों को यहाँ पे वो टायर नहीं मिल जाता तब तक तुम लोगों को यहाँ पे इसी तरह से खुदते रहना है। और अब अगर तुम में से यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं इसके बारे में सोर्ड मास्टर को बता दूंगा। उसके बाद वो ना सिर्फ तुम्हें खत्म कर देंगे बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को भी खत्म कर देंगे। इसलिए अब चुपचाप जल्दी से वापस अपने काम पे लग जाओ। उस गार्ड कल्टीवेटर की ये धमकी सुनकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे डरते हुए बेचारे वापस अपने काम में लग गए थे, लेकिन उन सभी को कहाँ पता था कि आज उन सभी को इस बात से छुटकारा मिलने वाला है। और तभी वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे एक बार फिर से उन सभी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स को ना माना तो सोर्ड मास्टर तो तुम्हें बाद में मारेंगे, उससे पहले मैं ही तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। और अभी वो गार्ड कल्टीवेटर यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तब तक एसएस टाजू भी अपने डिसेबल्स के साथ वहाँ पे पहुंच चुके थे। और उस जगह को देखकर निंगयू कहती है, ये जगह देखने में तो मुझे थोड़ी खतरनाक लग रही है। निंगयू की ये बात सुनकर वो गार्ड कल्टीवेटर भी डर के मारे पीछे मुड़ते हुए निंगयू से कहता है, कौन हो तुम लोग और तुम लोग यहाँ पे अंदर कैसे आ गए? क्या डोर के ऊपर लगी हुई फॉर्मेशन ने तुम लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? वहीं बर्निंग क्रो भी उस जगह को देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ये जगह तो 10,000 साल पुरानी स्टार स्टोन रॉक है जो कि बहुत ही ज्यादा सख्त होती है, लेकिन इसमें जगह जगह पे ब्लास्ट होते रहते हैं। और क्या ये लोग बेवकूफ हैं जो ये लोग इस जगह को खोदने की कोशिश कर रहे हैं? अगर इस जगह के अंदर कोई टायर हुआ भी तो ये लोग कभी भी उस टायर को हासिल नहीं कर पाएंगे। जिसपे वो गार्ड कल्टीवेटर अपना और रिलीज करते हुए गुस्से से बर्निंग क्रो से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुमसे इस सब के बारे में किसने पूछा? इस जगह के अंदर जो भी टायर है वो हमारी सोर्ड मास्टर से बिलोंग करता है और अब क्योंकि तुम लोगों ने इस जगह को देख लिया है तो इसलिए अब तुम लोगों को भी मरना होगा। और ये कहकर वो दोनों गार्ड कल्टीवेटर्स उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक निंगयू बहुत ही तेज से बीच में आते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उल्टा उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देती है। और निंगयू की इस अटैक की वजह से वो दोनों गार्ड कल्टीवेटर्स उड़ते हुए नीचे आ गिरे थे, लेकिन वो दोनों वहाँ पे दोबारा उठ पाते उससे पहले ही उस जगह पे एक ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट के साथ उन दोनों गार्ड कल्टीवेटर्स का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। जो देखकर वहाँ पे काम कर रहे सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सभी वहाँ पे अपनी आजादी की खुशी मनाते हुए जोर जोर से कहने लगते हैं, फाइनली अब हम लोगों को और ज्यादा माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन निंगयू वहाँ पे कोल्ड टोन में उन सभी डिसेबल्स से कहती है, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि अगले ब्लास्ट में तुम सभी लोग भी यहीं पे मारे जाओ। और हाँ, बहुत जल्द तुम सभी को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। जो सुनकर वो सभी डिसेबल्स तो वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गए थे और वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाकर निंगयू का शुक्रिया अदा करने लगते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक निंगयू उनके लिए एक एंजल बनकर आई थी। उसके बाद जैसे वो सभी लोग वहाँ से जाते हैं तो एसएस टाजू भी अपने डिसेबल्स के साथ नीचे आ जाते हैं और वो अपने सामने उस बड़े से माउंटेन को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। और तभी एसएस टाजू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस पूरे माउंटेन को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वो देखते ही देखते वो माउंटेन वहाँ पे ऊपर हवा में उठने लगा था, जो देखकर तो निंगयू के साथ साथ बर्निंग क्रो का मुंह भी
खुला का खुला रह गया था। तभी एंसेस्टर जू वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस पूरे माउंटेन को बीचों बीच काट देते हैं और इसी वक्त मास्टर जियांग और उसकी बेटी भी उस टायर की तलाश में वहाँ तक आ चुके थे और उस बड़े से माउंटेन को इस तरह से बीच में से टूटते हुए देखकर यूलेन अपने पिता से कहती है, फादर मुझे लगता है इस माइनिंग वाली जगह के पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है। जिसपे मास्टर जियांग भी हैरान होते हुए कहते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्या ये माइन खुद ब खुद ही एक्सप्लोड हो रही है। और ये कहकर मास्टर जियांग वहाँ पे अपनी बेटी से कहता है, यूलेन ब्लू ड्रैगन स्टोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पे कोई खतरा दिखे तो तुम मुझे छोड़कर उस वक्त यहाँ से निकल जाना। और जैसे वो बड़ा सा माउंटेन वहाँ पे टूटता है तो उसके बीचों बीच एक ड्रैगन शेप का बहुत ही ज्यादा खास टायर बाहर निकलता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। जिसे देखकर बन्नी क्रो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक ड्रैगन शेप का टायर है, जिसे कि एक बहुत ही ज्यादा खास टायर माना जाता है। नहीं बल्कि इसे तो सबसे यूनिक टायर कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक लौता ही ऐसा टायर है। मुझे तो लगा था ये बस एक अफवाह होगी, लेकिन फाइनली आज मैं इसे अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। और इस टायर से निकल रहे और को देखते हुए कोई भी बहुत ही आसानी से बता सकता है कि ये टायर सोल को निवेश करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे एंसेस्टर जू की तारीफ करते हुए कहता है, बॉस आपके टायर्स को खोजने की एबिलिटी वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इस बार आपके हाथ में जो टायर लगा है वो अब तक का सबसे बेस्ट टायर है। मैंने ठीक कहा ना। जिस एंसेस्टर जू भी वहाँ पे अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन स्टोन को अपने पास बुला लेते हैं और अभी वो तीनों वहाँ पे उस ब्लू ड्रैगन स्टोन को देख ही रहे थे कि तभी मास्टर जियांग भागकर उस ब्लू ड्रैगन स्टोन के पास आते हुए कहता है, ये टायर तो वाकई बहुत ज्यादा खास है, मैं बस लाइफ में एक बार इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था और फाइनली आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो ही गई। और ये कहकर वो उस ब्लू ड्रैगन स्टोन को छूते हुए कहता है, इससे निकल रही ये स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा प्योर है, नहीं बल्कि ये तो हेवन लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी है। और ये कहकर मास्टर जियांग वहाँ पे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगा था, जैसे एक छोटे से बच्चे को अपना पसंदीदा खिलौना मिल जाता है। ये देखकर बन्नी क्रो गुस्से से उससे कहता है, ओल्ड मैन कौन हो तुम, इस टायर को लेकर लाल टपकाना बंद करो, ये टायर हमारा है। जिसपे यूलन भी भागकर वहाँ पे आते हुए कहती है, माफ कीजिएगा मेरे पिता इस टायर को देखकर अपना होश खो बैठे हैं, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो तो बस उस टायर को देखकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, इसलिए उनकी बिना पर मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उन्हें माफ कर दें। यूलन को बाहर देखकर वो हेवनली स्टोन अचानक के बाहर आते हुए यूलन के चारों तरफ घूमने लगता है, जैसे उसका यूलन के साथ कुछ ताल्लुक हो। वहीं उस हेवनली स्टोन को इस तरह से यूलन के चारों तरफ घूमते हुए देखकर बन्नी क्रो गुस्से से उसे कहता है, तुम एक अनजान लड़की के इर्द गिर्द इस तरह से क्यों घूम रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मैं तुम्हारी जगह पे होता मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। बन्नी क्रो की ये बात सुनकर यूलन के फेस पे भी वहाँ पे स्माइल आ गई थी। जिसके बाद यूलन वहाँ पे उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मैं और मेरे फादर जियांग यहाँ पे इसी टायर को ढूंढने के लिए आए थे, क्योंकि हम इस टायर की मदद से इमॉर्टल सोर्स को रिफाइन करना चाहते हैं और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारी पूरी जियांग फैमिली खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए ये टायर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप बुरा न माने तो क्या आप हमें ये टायर दे सकते हैं, इसके बदले में मैं आपको अपनी जियांग फैमिली के सभी टायर्स भी देने के लिए तैयार हूँ। जिस पे एंसेस्टर जू कोल्टून में उससे कहते हैं, ओ तो तुम्हारी फैमिली के पास कितने सारे टायर्स हैं। उसके बाद हमें वूजी सूट क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सभी डिसेबल कल्टीवेटर्स ने जाकर अपने मास्टर को बता दिया था कि एंशिएंट सोर्ड टॉम से सभी इमॉर्टल सोर्ड्स गायब हो चुकी है। जो सुनकर उस मास्टर ने वहाँ पे अपने डिसेबल कल्टीवेटर्स को बंदी बना लिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे उन सभी को टॉर्चर करते हुए गुस्से से कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि वो सभी की सभी इमॉर्टल सोर्ड्स एक साथ उस पर्सन के साथ चली गई। जिसपे वो सभी डिसेबल कल्टीवेटर्स डर के मारे अपने मास्टर के सामने झुकते हुए हाँ हमें अपना सर हिलाने लगते हैं। आखिर एक सिंगल पर्सन एक साथ उन सभी इमॉर्टल सोर्ड्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, और भला कोई भी पर्सन इतनी ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल सोर्स को डिस्ट्रॉय करेगा क्यों। नहीं तुम सभी लोग जरूर झूठ बोल रहे होगे, मुझे सच सच बता दो कि वो सभी इमॉर्टल सोर्स कहाँ गई। और ये कहकर वो मास्टर वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने सभी डिसेबल कल्टीवेटर्स को उड़ाते हुए पीछे गिरा देता है। और ये कहकर वो मास्टर खुद भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, मुझे कुछ भी करके ये बात लॉर्ड जियांग से छुपानी होगी, वरना तो वो लोग मेरे छोटे से क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।